Good morning, everyone. Okay, we had discussed forfeiture and reissue of shares. Now let us discuss some more theoretical terms related with issue of shares. Okay, the first one is preferential allotment. Preferential allotment refers to allotment of shares at a predetermined price to pre-identified persons, such as promoters, venture capitalists, financial institutions, etc., interested in taking a strategic share in the company. Such allotment can be done by passing a special resolution. स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सा होता है? मेजॉरिटी वोटिंग 75% ज्यादा वोटिंग. यस, जहां पर 75% एटलीस्ट वोटिंग चाहिए होती है उस रेजोल्यूशन की फेवर में. ठीक है. सर वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो किसी स्टार्टअप में पैसा लेंड करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. जैसे रतन टाटा हैं, ही इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो. बहुत सारे स्टार्टअप्स में ओला कैब्स, पेटीएम, ठीक है, अर्बन लैडर, इनके स्टार्टअप में रतन टाटा ने पैसे इन्वेस्ट किए थे. इन्हें कैपिटल इन्वेस्ट करने में उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की थी. तो उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हेल्प से ये इन लोगों ने बिजनेस लॉन्च किया था. ठीक है. ओके सर. ओके. हाँ तो जी. मतलब सर अपने प्रेजेंट करते हैं, अगर वो इन्फ्लुएंस होते तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं. मतलब नए एंटरप्रेन्योर. से इट अगेन. नए एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज इनको प्रेजेंट करते हैं, अगर वो इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं उसमें. यस यस यस, एब्सोल्युटली. ठीक है. देन कम्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP. ये आपने बिजनेस स्टडीज में भी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में पढ़ा होगा. को पार्टनरशिप पढ़ा है? यस सर. हाँ, तो वही चीज है को पार्टनरशिप. मतलब एम्प्लॉयज को कंपनी का को ओनर बना लेना. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान रेफर्स टू ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज. ठीक है. ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है. Option granted by the company to its employees and employee directors to subscribe to its shares at a price lower than the market price. ठीक है. ये एक तरह से रिवार्ड देती है कंपनी अपने एफिशिएंट और सिंसियर एम्प्लॉयज को इस फॉर्म में. The employees may or may not exercise the option. As I said, it is not a compulsion. It is an option. यहाँ तक क्लियर? Yes. A company may grant stock options if these are of a class already issued. मतलब कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स दे रही है ESOP में, तो पहले से इक्विटी शेयर इशू किए हुए होने चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि पहली बार कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है और ESOP में दे दे. सेकेंड, इट इज ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन. इसमें भी स्पेशल जरूरी है ESOP भी देने के लिए. क्लियर? Yes sir. Then the company commenced business at least 1 year earlier. एकदम से न्यू कंपनी जो स्टार्ट हुई है वो ESOP नहीं दे सकती. कम से कम 1 साल हो चुका हो जिस कंपनी को बिजनेस करते हुए. Only that company can give ESOP. Then fourth is these are issued as per SEBI regulations. अगर कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो सेबी की रेगुलेशंस भी फॉलो करनी होंगी. क्लियर? Yes sir. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद ESOP. और उन टर्म्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल,
On 1st April, a company gives an option to all the employees with at least 5 years service and more than 7 out of 10 performance rating. मतलब किनको ऑप्शन दे रही है कंपनी? दो कंडीशन लगा दी कि उन एम्प्लॉइज को जिन्हें कंपनी में कम से कम 5 इयर्स हो चुके हैं और जिनकी परफॉर्मेंस रेटिंग आउट ऑफ 10 7 से ज्यादा हो, दैट मींस 8, 9 या 10 जिनकी परफॉर्मेंस रेटिंग है, ये दो कंडीशन जो सेटिस्फाई करते हैं उन्हें ESOP की ऑप्शन मिलेगी। यहां तक क्लियर? यस सर। कंपनी ने ये अनाउंसमेंट करी 1 अप्रैल को, लेकिन ये कहा दैट बाय 30 सितंबर, मतलब अगर सपोज किसी के अभी 5 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं लेकिन होने वाले हैं, तो 30 सितंबर तक भी जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे उनको ये ऑप्शन मिलेगी। क्लियर? नाउ क्या ऑप्शन दे रही है कंपनी? टू अप्लाई फॉर अप टू 2000 शेयर्स ईच, मतलब ऐसे जितने भी एलिजिबल एम्प्लॉइज हैं, ईच ऑफ देम कैन अप्लाई फॉर अप टू 2000 शेयर्स अंडर द ESOP. Eligible employees can apply between October 1 and October 20. 30 सितंबर तक तो उन्हें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। जिन्होंने सेटिस्फाई कर ली, अब अक्टूबर 1 से अक्टूबर 20 तक का उनके पास टाइम है कि वो अप टू 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। ठीक है? शेयर्स विल बी अलॉटेड ऑन 21 अक्टूबर। यहां तक क्लियर? Yes, sir. Per share, face value is ₹10, market value is 25. The company is issuing these shares to the employees at a price of 16. Clear? Yes, sir. अब टर्म्स हम डिस्कस करते हैं ESOP से रिलेटेड, टेकिंग हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ग्रांट, ग्रांट का मतलब गिविंग ऑप्शंस टू एम्प्लॉइज। Then vesting. Vesting means eligibility conditions to be satisfied to avail the option. हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया इसमें क्या वेस्टिंग कंडीशंस हैं? 5 years of service and more than 7 on 10 performance rating. Very good. फिर vesting period. The period within which vesting conditions are to be satisfied. 1 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुई है, 30 सितंबर तक का टाइम दिया है कंपनी ने कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का टाइम कहलाएगा वेस्टिंग पीरियड। क्लियर? Yes, sir. एक्सरसाइज, यूजिंग द ऑप्शन बाय एम्प्लॉइज टू अप्लाई फॉर शेयर्स। अगर कोई एम्प्लॉई ESOP के अंडर अप्लाई कर देता है शेयर्स के लिए, मतलब उसने ऑप्शन एक्सरसाइज की है। अगर कोई नहीं अप्लाई करता है, एलिजिबल है लेकिन अप्लाई नहीं करता, तो इसका मतलब ही हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्लियर? एक्सरसाइज पीरियड, द पीरियड विद इन विच एम्प्लॉइज हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, मतलब जिस पीरियड के अंदर अंदर उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वो पीरियड इस एग्जांपल में क्या है? वेस्टिंग पीरियड। नहीं, एक्सरसाइज पीरियड बेटा, जिसके बीच में वेस्टिंग पीरियड तो वो है जब कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, 30 सितंबर तक हो गया। अब एप्लीकेशन जिन्होंने जो एलिजिबल हो गए उन्होंने एप्लीकेशन देनी है 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में, तो ये कहलाएगा एक्सरसाइज पीरियड। क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक्सरसाइज प्राइस, द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड टू द एम्प्लॉइज। इस एग्जांपल में एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 16। वेरी गुड। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, कंपनी बेनिफिट क्या दे रही है एम्प्लॉय को, उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जो शेयर मार्केट में 25 रुपीज का अवेलेबल है, कंपनी इन एम्प्लॉइज को 16 रुपीज पे दे रही है, इसका मतलब कितना बेनिफिट दे रही है पर शेयर पर एम्प्लॉय? 9 rupees. 9 rupees. That is called value of option. Clear? So market price minus issue price.
इज इट क्लियर? Yes, sir. तो शुरुआत होती है ग्रांट डेट से. इस एग्जांपल में ग्रांट डेट क्या थी? April 1. April. अप्रैल 1. फिर आता है वेस्टिंग पीरियड, ग्रांट डेट से लेके वेस्टिंग डेट तक. वेस्टिंग डेट क्या थी? 30th September. 30 Very good. September. फिर वेस्टिंग डेट से लेकर एक्सरसाइज डेट तक का पीरियड कहलाता है एक्सरसाइज पीरियड. ठीक है. और अलॉटमेंट किस डेट पे करनी है कंपनी ने? एग्जांपल में हमें दिया हुआ है 21 अक्टूबर को, तो वो हो गई एक्सरसाइज डेट. क्लियर? सर एक्सरसाइज डेट में वो पीरियड नहीं वो ने अप्लाई करने का. एक्सरसाइज पीरियड में आएगा वो. एक्सरसाइज पीरियड हो गया 1 से 20 अक्टूबर. ठीक ओके है. सर. और एक्सरसाइज या अलॉटमेंट डेट वो जिस दिन शेयर्स उन्हें अलॉट हो जाएंगे, तो वो इस एग्जांपल में दिया हुआ था 21 अक्टूबर. ठीक है. यस सर. ओके. इसी से मिलती जुलती एक और टर्म है स्वेट इक्विटी. Sweat equity refers to issue of shares to employees or directors in consideration of intellectual property rights. अब इसमें डिफरेंस क्या आया मेन? अगर सपोज किसी एम्प्लॉय ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो कंपनी की प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल है. ठीक है. तो कंपनी उसे कहती है ठीक है ये सॉफ्टवेयर तुम हमें बेच दो, इसके बदले में हम तुम्हें शेयर्स इशू करेंगे डिस्काउंट पे. दोस शेयर्स विल बी कॉल्ड स्वेट इक्विटी. ठीक है. कि उसने अपनी जो एक नई टेक्नोलॉजी या नया कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी नया डेवलप किया, इनटेंजिबल एसेट, वो उसने कंपनी को दिया और कंपनी उसके बदले में उसे रिवॉर्ड की फॉर्म में शेयर्स दे रही है डिस्काउंट पे. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. As per section 53, shares cannot be issued at a discount, but section 54 allows an exception. Shares can be issued at discount as sweat equity shares. Clear? Yes, sir. इन्हें स्वेट इक्विटी क्यों कह रहे हैं? कि जिन एम्प्लॉइज ने अपना पसीना बहा के बहुत मेहनत करके कुछ बहुत यूजफुल चीज कंपनी के लिए बना के दी है, तो इसलिए उसके बदले में उन्हें दिया जा रहा है. सो इट इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी. सो नाउ वी नो दैट शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट इन 2 केसेस. वन इज Sweat equity. एंड सेकेंड इज जब हम Reissue Reissue of of forfeited यस, shares. वेरी गुड. वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब फोरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जाता है. ठीक है. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, तो आप कहोगे एज पर सेक्शन 53 नो, बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस. वन इज सेक्शन 54 issue of sweat equity shares that can be at a discount, and second exception is reissue of forfeited shares. Clear? Yes, sir. Now let us differentiate between ESOP and sweat equity. There are 3 main differences. ESOP can be given to any employees or directors, but sweat equity is given in consideration of intellectual property rights. ESOP can be given at less than market price, but not less than face value. हमने जो एग्जांपल लिया था 25 रुपए मार्केट प्राइस है, फेस वैल्यू 10 है, तो 10 से 25 के बीच में किसी भी प्राइस पे ESOP इशू कर सकती है कंपनी, लेकिन 10 से बिलो नहीं. बट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी, शेयर्स कैन बी अलॉटेड एट अ डिस्काउंट, मींस इवन लेस देन फेस वैल्यू. क्लियर? Yes, sir. Unlike ESOP, there is no vesting period and exercise period in sweat equity. ESOP में तो पहले वेस्टिंग पीरियड होता है, फिर एक्सरसाइज पीरियड होता है. स्वेट इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं है. किसी एम्प्लॉय ने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कंपनी ने आज डिसीजन लिया, हो सकता है आज ही आज में कंपनी उसे शेयर्स अलॉट कर दे स्वेट इक्विटी के अंडर. क्लियर?
Yes. Any doubt up to here, anyone? No, sir. With this, your first term syllabus is complete. Now we will practice one more question of reissue of shares. Yes, Aradhya. तो स्टॉक और शेयर में कोई डिफरेंस होता है? किसमें? स्टॉक और शेयर में? नहीं, स्टॉक एक्चुअली तो जैसे स्टॉक एक कॉमन टर्म है, जनरल टर्म है जो शेयर्स के लिए ही जनरली यूज होती है, बट इट कैन बी यूज फॉर डिबेंचर्स ऑल्सो, बट मेनली स्टॉक का मतलब शेयर्स ही होता है इन जनरल सेंस. ठीक है, जैसे ये जो होते हैं एक्सचेंज रेट, जैसे NSE या नास्डैक या कोई भी, तो ये स्टॉक एक्सचेंज रेट्स होते हैं, बट वो भी तो होते हैं फिर. हाँ, ये स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस. स्टॉक एक्सचेंजेस वो होती है जहां पर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, और सिक्योरिटीज शेयर भी हो सकते हैं, डिबेंचर भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, यस सर. अब ये इलस्ट्रेशन करें. तो मतलब जो शेयर मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट होती है, वो सेम होती है? जी जी जी, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एक ही बात है. ओके सर. हेलो, ठीक है. हाँ, ओके. नाउ एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको भेजी थी, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा उसका, और फॉर्मेट्स भी बना लिए होंगे आई सपोज. Yes, sir. ठीक है, इज दिस स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Okay, now let's read the question first. What does the question say? Hia Industries Limited issued 70,000 shares of 10 each for ₹14. तो प्रीमियम कितना है पर शेयर? 4 rupees. 4 rupees. 3 on application, 5 on allotment, balance on first call. तो 14 रुपीज में से 8 रुपीज तो ये हो गए, बैलेंस कितना बचा? 6 rupees. 6 रुपीज, इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे. और प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट में होगा? Allotment. Allotment. इसका मतलब अलॉटमेंट का ब्रेकअप क्या है? 1+4. ठीक है. Yes, sir. Applications were received for 1,10,000 shares. ठीक है, यानी 40,000 ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई. अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज. कैटेगरी ए 10,000 शेयर्स तो रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन, 60,000 पे 40,000 अलॉट हो गए, 40,000 पे 30,000 अलॉट हो गए. ठीक है, उसके बाद का अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले यहां तक हम टेबल अपना प्रोराटा अलॉटमेंट वाला टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी? Applied how many? Allotted how many? Were rejected. 1,10,000. Yes, 10,000 applied, allotted nil. तो इनसे एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से कितनी मिली? 30,000. 30,000. और इन्हें अलॉट कितने हुए? 0. 0. यस किया. I wanted to answer. ओके, अलॉट हुए 0. ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी है? 0. 0. एक्सेस कितनी है? 30,000. पूरी 30,000. एक्सेस है, यस 30,000. अलॉटमेंट में एडजस्ट हो नहीं सकती क्योंकि शेयर अलॉट हुए नहीं, तो पूरा 30,000 रिफंड में आ जाएगा. ठीक है, लिखते जाओ ये साथ साथ.
Yes, sir. नाउ सेकंड कैटेगरी क्या है निखिल बताओ? Applicants of 60,000 shares allotted 40,000 shares. यस, तो 60,000 पे इन्होंने 3 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट भेजा? 1,80,000. 40,000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से रिक्वायर्ड कितना है? 1,20,000. 1,20,000. वेरी गुड, तो एक्सेस कितना हो गया? 60,000. 60,000. अब देखते हैं इनका कितना एडजस्ट हो सकता है। 40,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं और अलॉटमेंट मनी का ब्रेकअप क्या था? 4 + 1. 1 इज फेस वैल्यू, 4 इज प्रीमियम, सो 1 + 4 है ना। तो इसका मतलब कैपिटल में 1 रुपी पर शेयर के हिसाब से कितना एडजस्ट हो सकता है? 8,000. 40,000 शेयर्स इन्हें अलॉट हुए हैं, पर शेयर 1 रुपी एडजस्ट हो सकता है फेस वैल्यू में। तो टोटल कितना एडजस्ट हो सकता है फेस वैल्यू में? 40,000. 40,000, तो 40,000 एडजस्ट हो गए फेस वैल्यू में, बचे 20,000 वो एडजस्ट हो गए प्रीमियम में। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम में 40,000 इंटू 4 1,60,000 तक एडजस्ट हो सकता था, तो 20,000 जो अब एक्सेस बच रहा है वो इजीली प्रीमियम में एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? Yes. Okay, sir. Yes, और sir. रिफंड करने के लिए कुछ बचा नहीं। आराध्या, थर्ड कैटेगरी। सर अप्लाइड हो गई 40,000, अलॉटेड 30,000, वेरी गुड, फिर रिसीव्ड 120, रिक्वायर 90, 30 और 30. वेरी गुड। एक्सेस हुआ 30,000 और 30,000 शेयर्स क्योंकि इन्हें अलॉट भी हुए हैं 1 रुपी पर शेयर के हिसाब से, 30,000 जितना एक्सेस है पूरा पूरा कैपिटल की फेस वैल्यू में ही एडजस्ट हो जाएगा और रिफंड करने के लिए नथिंग। यस सर. अब टोटल कर लेते हैं इन सब कॉलम्स को। 60 + 40 + 10 1,10,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड, 40 + 30 70,000 शेयर्स अलॉटेड जो हमने करने थे। अब इन सी कॉलम का टोटल करो, ये आ रहा है 3,30,000 और इसे हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे? 1,10,000 into 3. वेरी गुड, 1,10,000 इंटू 3। ऐसे ही कॉलम डी का टोटल आ रहा है 2,10,000, इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? 70,000 into 3. वेरी गुड। अब नेक्स्ट एक्सेस वाला जो कॉलम है इसका टोटल देखो, 30 + 30 + 60, 120. 1,20,000. 1,20,000। ठीक है, इसको कैसे क्रॉस चेक करेंगे? 3,30,000 minus 2,10,000. वेरी गुड, ये आ गया 1,20,000। ठीक है, अब इसमें से कैपिटल की फेस वैल्यू में एडजस्ट हुआ 70,000 और प्रीमियम में 20 और 30,000 गया रिफंड में। इन तीनों को ऐड कर दो, 70, 20 और 30, कितना हो गया? 1,10,000. 1,20,000 जो हमारा एक्सेस था। तो क्रॉस चेक हो गए। अब Yes, sir. क्वेश्चन को आगे पढ़ो। अतुल हु हैड अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 2,400 sir. 2,400. 2,400 shares. In category B, did not pay the allotment money and his shares were forfeited before first call. Allotment के बाद ही forfeit कर दिए, first call से पहले. Chitra, who was allotted 1,200 shares in category C, did not pay allotment and call money. Her shares were also forfeited. इसका मतलब उसके शेयर कब forfeit हुए? कॉल के पहले या बाद में? बाद बाद में. में. बाद में, क्योंकि दिया हुआ है कि उसने कॉल मनी नहीं पे की, इसका मतलब कॉल के बाद। ठीक है, देन 2,000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, चलो ये री इशू वाला बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां तक करते हैं। अब इनकी कैलकुलेशन हम करते हैं।
अतुल का क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? हु हैड अप्लाइड फॉर 2400 शेयर्स इन कैटेगरी बी। तो अतुल लिखेंगे हम कैटेगरी में, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 2400। कैटेगरी बी में 60,000 एप्लीकेशन पे शेयर्स अलॉट हुए थे 40,000। दैट मींस 4:6 या 2:3 रेशियो में। तो 2400 का 2/3 कितना हुआ? 2400 डिवाइड बाय 3, 800 into 2, 1600. That means Atul was allotted 1,600 shares. So 2,400 shares पर, ओके पहले चित्रा की कैलकुलेशन कर लेते हैं। चित्रा who was allotted 1,200 shares in category C, allotted में लिखना है 1,200, और कैटेगरी सी में 30,000 अलॉट हुए थे, कितने अप्लाइड पे? 40,000 पे। मतलब 4/3 करेंगे 1200 का। 1200 by 3 is 400 into 4, 1600. That means Chitra had applied for how many shares? 1,600 shares. अब बाकी की कैलकुलेशन करते हैं इन दोनों की। अतुल ने 2,400 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट भिजवाया होगा? 7,200। और 1,600 शेयर्स पे चाहिए कितना? 4,800। तो एक्सेस कितना हुआ? 2,400। अब इस 2,400 में से उसका कैपिटल में अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितना एडजस्ट हो सकता है? 1 रुपी के हिसाब से 1,600 शेयर्स पर 1,600। सो एडजस्टेड इन अलॉटमेंट कितना हुआ? 1,600 प्लस 800 टुवर्ड्स प्रीमियम, रिफंड निल। सिमिलरली इन केस ऑफ चित्रा 1,600 शेयर्स पर इसने कितना अमाउंट भिजवाया होगा? 1,600 into 3, 4,800। और चाहिए कितना? 1,200 into 3, 3,600। तो एक्सेस कितना हुआ? 1,200। और 1,200 शेयर्स पे 1 रुपी के हिसाब से पूरा 1,200 कैपिटल में ही एडजस्ट हो जाएगा फेस वैल्यू में, एंड रिफंड निल। ठीक है। नाउ Atul, who had applied for 2,400 shares in category B, did not pay allotment money and his shares were forfeited before first call. First call से पहले ही उसके shares forfeit हो गए। Chitra did not pay allotment money and call money and then her shares were forfeited. तो अब arrears की कैलकुलेशन कर लेते हैं। In case of Atul, amount due on allotment on 1,600 shares, allotment का ब्रेकअप क्या है? 1 + 4। तो 1,600 shares पे 1,600 plus 6,400 towards premium is due। और पहले से कितना एडजस्ट किया हुआ है? 1,600 plus 800। So already adjusted, in face value is 1,600, in premium is 800। So that means balance amount arrears is nothing towards face value, but 5,600 arrears हैं अतुल के towards premium। Clear? लिख लो यहां तक। अब चित्रा की कैलकुलेशंस करते हैं। अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट ड्यू है? 1,200 शेयर्स पर 1 + 4 के हिसाब से। अतुल के कॉल्स पे तो कोई एरियर है नहीं, क्योंकि कॉल से पहले ही उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए।
चित्रा का अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू है 1200 प्लस 4800 टुवर्ड्स प्रीमियम। इसमें से ऑलरेडी एडजस्टेड कितना है? ओनली फेस वैल्यू 1200। प्रीमियम का कुछ भी एडजस्टेड नहीं था। दैट मीन्स एरियर्स कितने हैं चित्रा के अलॉटमेंट पे? टुवर्ड्स फेस वैल्यू नील, टुवर्ड्स प्रीमियम 4800। और चित्रा के केस में कॉल मनी पे भी एरियर्स हैं। कॉल मनी इज 6 रुपीज पर शेयर, सो 6 रुपीज इंटू 1200 शेयर्स, हाउ मच? 7200 रुपीज एरियर्स हैं इसके कॉल पे। व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कॉलम का टोटल 3,30,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। Next entry will be transfer of this application money. So share application account debit 3,30,000। कैपिटल में कितना जाना है? एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड वाले कॉलम का टोटल देखो 2,10,000। सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,10,000। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होना है? 70 प्लस 20 90,000। सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000 और बाकी 30,000 रिफंड होना है। सो टू बैंक अकाउंट 30,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड एक्सेस रिफंडेड। Now next entry will be for allotment money due. Share allotment account debit 70,000 shares पर, ठीक है, 5 rupees per share, 3,50,000। टू शेयर कैपिटल 1 रुपी के हिसाब से 70,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 4 rupees per share into 70,000 shares, 2,80,000। Allotment money due. The next entry will be for allotment money received. See, allotment account we have debited over here with 3,50,000, but already adjusted in the previous entry was 90,000. That means how much balance is to be received now? 2,60,000। तो दो लाइन छोड़कर पहले लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,60,000, but some amount is arrears. How much? 5,600 of Atul and 4,800 of Chitra. So total 10,400 rupees is calls in arrears. So in the previous line, write calls in arrears account debit 10,400. That means how much amount has actually been received? 2,49,600 bank account debit. Allotment money received except on 2,800 shares. कौन से 2,800? अतुल के 1,600 और चित्रा के 1,200।
Now next entry, will it be for first call due? No. You have to be careful about this. It is written, Atul's shares were forfeited before first call. तो फर्स्ट कॉल से पहले हमने अतुल के शेयर्स की फॉरफीचर की एंट्री करनी है, ठीक है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी कॉल्ड अप फेस वैल्यू है अभी तक अलॉटमेंट तक? 3 rupees एप्लीकेशन and 1 rupee allotment. So called up face value is 4 rupees per share. Into how many shares? 1600 shares of Atul. So share capital account debit 6400. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करेंगे क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट एरियर्स है, ठीक है, जितना नहीं मिला है हमें. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 5600, जितना प्रीमियम पे एरियर है. अमाउंट क्रेडिटेड बट नॉट रिसीव टुवर्ड्स प्रीमियम. टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कितने पैसे मिले हैं फेस वैल्यू के, पेड अप फेस वैल्यू, ठीक है. 4800 एप्लीकेशन के और 1600 अलॉटमेंट के फेस वैल्यू के. दैट मींस 6400 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट. और कॉल्स इन एरियर कितने हैं? ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 5600. टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 1600 shares of Atul forfeited. Now, entry for first call due. 6 rupees per share, but on how many shares? Not on 70,000 now, because out of this 70,000, 1,600 shares have been forfeited. ये भी ध्यान रखना है आपको. बाय मिस्टेक पूरे 70,000 पे फर्स्ट कॉल ड्यू मत कर देना. सो 70,000 में से 1,600 लेस करो पहले. 68,400 शेयर्स पे 6 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू होगी. दैट इज 4,10,400. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 68,400 शेयर्स. Now entry for call money receiving. पहले 2 लाइन छोड़कर लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,10,400. इसमें से कॉल्स इन एरियर कितनी हो गई? 7,200, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी. सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट इन द प्रीवियस लाइन 7,200. That means how much amount has actually been received? 4,03,200 in previous line, bank account debit. Call money received except on 1,200 shares. Now after this, Chitra's shares are also forfeited, so entry for forfeiture. Share capital account debit. Now how much is the called up face value? 3 rupees application, 1 rupee allotment, 4 and 6, 10 rupees. Full amount has been called up of the face value. And how many shares? 1,200. So 1,200 into 10, 12,000.
share capital account debit 12,000. Then securities premium reserve will be debited because there are some areas of premium also. So securities premium reserve account debit 4,800, amount of securities premium credited but not received in case of Chitra. To forfeited shares account. चित्रा ने कितना अमाउंट भिजवाया हुआ है towards capital 3,600 and adjusted in allotment 1,200. So 4,800 to forfeited shares account. और एरियर्स कितने हैं प्रीमियम और फेस वैल्यू मिला के 4,800 अलॉटमेंट प्रीमियम के और 7,200 कॉल के. सो 12,000. 2 calls in arrears account 12,000. 1,200 shares of Chitra forfeited. Now the question says 2,000 forfeited shares. Forfeit total कितने हुए हैं 1,600 और 1,200. 2,800 forfeit हुए हैं लेकिन रीइश्यू कितने हो रहे हैं 2,000. 2,000 forfeited shares including all shares of Atul were reissued at ₹8 each. तो 2,000 पर 8 रुपीज के हिसाब से री इशू हो रहे हैं. सो री इशू एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 into 8 हाउ मच 16,000. बैंक अकाउंट डेबिट 16,000. 2 रुपीज पर शेयर का हमने री इशू पे डिस्काउंट कर दिया बिकॉज 10 रुपीज का शेयर हम 8 रुपीज में री इशू कर रहे हैं. तो 2 रुपीज के हिसाब से फॉरफिटेड शेयर से डेबिट हो जाएगा. 2 रुपीज इंटू 2,000 शेयर्स 4,000. So forfeited shares account debit 4,000. To share capital account face value is 10 rupees per share into 2,000 shares. So to share capital account 20,000. 2,000 shares reissued. Now we have to calculate gain on reissue. How do we do that? 2,000 forfeited shares including all shares of Atul were reissued. अतुल के तो सारे शेयर्स इंक्लूडेड है रीइश्यूड में. तो अतुल के शेयर्स पे जितना अमाउंट फॉरफिट हुआ था कितना हुआ था वो सारा का सारा हमारे पास अवेलेबल है रीइश्यू डिस्काउंट के लिए. अतुल के शेयर्स पे फॉरफिट कितना हुआ था 4,800 and 2,400. $6,400 अतुल के शेयर्स पर फॉरफिट हुआ था. ठीक है. जो इसने टोटल अमाउंट भिजवाया था 7,200 उसमें से 800 लेस कर दो जो प्रीमियम के थे. तो फेस वैल्यू की तरफ कितना था 6,400. और चित्रा के केस में बिकॉज ऑल शेयर्स हैव नॉट बीन रीइश्यूड अमाउंट फॉरफिटेड वाज 4,800 ऑन हाउ मेनी शेयर्स 1,200 शेयर्स. दैट मींस 4 rupees per share. So amount forfeited per share of Chitra 4,800 upon 1,200. That is ₹4 per share. That means
amount forfeited on 400 shares of Chitra. Why 400 shares? क्योंकि 2000 शेयर जो रीइश्यू हुए हैं उसमें से 1600 तो अतुल के ही हैं, तो रिमेनिंग 400 चित्रा के हैं। तो 400 पे कितना फोरफिट हुआ था 4 रुपीज के हिसाब से? रुपीज 1600। दैट मींस जितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं 2000, इन पर टोटल अमाउंट फोरफिट कितना हुआ था? अतुल वालों पर 6400 और चित्रा के शेयर्स पर 1600। सो टोटल अमाउंट फोरफिटेड ऑन दीज शेयर्स व्हिच हैव बीन रीइश्यूड वाज 8000, और इसमें से रीइश्यू के डिस्काउंट पे कितना यूज हो गया? 4000। दैट मींस गेन ऑन रीइश्यू इज 8000 minus 4000, rupees 4000. So this much amount will be transferred to capital reserve. So forfeited shares account debit to capital reserve account 4000. Gain on reissue transferred to capital reserve. Clear? Now this chapter is complete. You will attempt all remaining questions of this chapter from the book. Thank you.